गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका आज का जो पिछली क्लास थी उसी क्रम में और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सल्तनत कालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु। एकमात्र शासिका जो दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर आरूढ़ होती है, वहीं से आज शुरू करेंगे और वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, जैसा कि हम जानते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों के होने के बावजूद भी उसकी योग्यता और क्षमता को देखते हुए रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो रजिया सुल्तान 1236 से 1240 एडी, यहां से जो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास मैं पढ़ा रहा हूं, आप यकीन करिए, विश्वास मानिए। और का है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो प्रश्न पूछे गए हैं या जो वर्तमान में एग्जाम हो रहे हैं, जो पूछे गए हैं उनकी तो बात छोड़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीवाई क्यूज हैं उनको भी देख सकते हो। और मैं तो कहूंगा जो वर्तमान में कोई भी एग्जाम हो रहा है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो या जो एग्जाम वर्तमान में हो रहे हैं, वहां से जो जो मैं चैप्टर पढ़ाता जा रहा हूं उनको आप देख सकते हो, टैली कर सकते हो। यहां से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यहां से कोई क्वेश्चन, मध्यकाल से आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ, धैर्य के साथ इन क्लासों को अटेंड करिए और इनको बार बार रिवीजन करिए। यहां से कोई क्वेश्चन आपका जाने की जरूरत जाएगा नहीं, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो रजिया सुल्तान और जैसा कि इल्तुतमिश ने इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन तत्कालीन तुर्क अमीर उलेमा वर्ग और रुकनुद्दीन फिरोज की मां शाह तुर्कान, इन सब ने मिलकर के रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। किसको? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। रजिया, अब इस कंडीशन में क्या है, अब इस कंडीशन में एक तरफ रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन तुर्क अमीरों और उलेमा वर्ग के लोगों ने मिलकर के शाह तुर्कान के साथ मिलकर के और रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। ऐसी कंडीशन में अपनी योग्यता और क्षमता और कूटनीतिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए रजिया ने शुक्रवारी नमाज के दिन, शुक्रवारी नमाज के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में आती है, वहां मस्जिद में आती है और लाल वस्त्र पहन करके जनता से अपने लिए न्याय मांगती है। और जनता के सहयोग से, जनता का सहयोग उसे मिलता है और एक युद्ध में रुकनुद्दीन फिरोज को पराजित करके दिल्ली की शासिका बनती है। दिल्ली की शासिका बनती है। यहां हम रुकेंगे और दो तीन पॉइंटों पर बात करेंगे, दो तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहली बात कि रजिया की नियुक्ति में, रजिया के शासक बनने में एक पहली बात है जो इंपॉर्टेंट बात है कि रजिया के शासक बनने में, रजिया के शासक बनने में एक युद्ध में इसको पराजित करती है और इसे सिंहासन से बेदखल कर देती है। एक महत्वपूर्ण बात जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि रजिया के शासक बनने में, सुल्तान बनने में जनता का अपना महत्व था, अर्थात जनमत का, जनता का महत्व होना। दूसरा, दूसरा कहीं किताब में डायरेक्ट नहीं लिखा है कि सल्तनत में या मध्यकाल में किस कलर के वस्त्र पहन करके न्याय मांगा जाता था, लेकिन यहीं से एक साक्ष्य मिलता है कि लाल वस्त्र पहनकर, अर्थात न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने होते थे। तो दिल्ली सल्तनत में जैसे रजिया के संदर्भ में हम देखेंगे, रजिया लाल वस्त्र पहन करके, रजिया लाल वस्त्र पहन करके न्याय मांगती है। कैसे वस्त्र पहन के? लाल। इसको और क्लियर कर देते हैं। कैसे वस्त्र पहने हैं रजिया ने? लाल वस्त्र पहन करके।
अर्थात न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहन करके न्याय मांगा जाता था। ठीक है? तो लाल वस्त्र पहन करके वो न्याय मांगती है। तो ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि एक तो जनमत का या जनता का महत्व होना और दूसरा जो है रजिया लाल वस्त्र पहन करके न्याय मांगती है। तो न्याय मांग कैसे वस्त्र पहन के मांगा जाता था? और वो है लाल वस्त्र पहन करके, इसको याद रखोगे। तो न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहने जाते थे और यहाँ पर जनता का उसको समर्थन मिलता है और उसके बाद वो सुल्तान बनती है, पहली महिला शासिका जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठती है। एक बात। दूसरी बात कि ये महिला थी, नकाब, हिजाब इन सब का परित्याग करती है और परित्याग करके जो है बाकायदा पुरुषों के वस्त्र पहन करके यथा कुबा, कुबा कोट, कुबा मतलब कोट, कुबा मतलब कोट, कुबा पहनती है, कोट पहनती है और कुल्हा, कुल्हा, कुल्हा मतलब टोपी, कुल्हा मतलब टोपी। बाकायदा जैसे पुरुष जो है अपना कुल्हा कोट पहनते थे और कुबा कोट पहनते थे और कुल्हा जो है टोपी पहनते थे, वैसे ही उसने क्या किया? बुर्खा, नकाब और हिजाब का परित्याग कर देती है और क्या करती है? बाकायदा कोट पहनती है, कुल्हा, टोपी पहनती है, साथ ही साथ क्या करती है? तलवार लगाती है। क्या करती है? तलवार लगाती है और तलवार लगा करके क्या करती है? तलवार बाकायदा तलवार लगाती है और तलवार लगा करके तलवार लगा करके क्या करती है? दरबार लगाती है। याद रखना इसको, तलवार लगाती है, बाकायदा तलवार धारण करती है और क्या करती है? दरबार लगाती है। जैसे पुरुष शासक दरबार लगाया करते थे, वैसे ही क्या तलवार लगा करके बाकायदा कोट, कुबा और कुल्हा पहन करके और वो तलवार लगा करके दरबार में आती है और दरबार लगाती है, न्याय करती है। ठीक है? साथ ही साथ यहीं तक नहीं, वो बाकायदा घुड़सवारी करती है। जैसे पुरुष करते थे, वैसे ही पुरुष शासक करते थे, सुल्तान करते थे, वैसे ही क्या करती है? घुड़सवारी करती है, हाथी पर बैठ करके शिकार करने जाती है, अभियानों का संचालन करती है। इन सब क्रियाकलापों को वो पूरी सक्षमता से इनका सबका निर्वहन करती है। लेकिन जो तुर्क अमीर हैं, उलीमा वर्ग के लोग हैं, उनको ये पसंद नहीं था। जो बच्चे नए हैं, वो ध्यान रखेंगे, उलेमा से तात्पर्य क्या है? एक शब्द यूज़ हो रहा है उलेमा और दूसरा शब्द यूज़ हो रहा है अमीर। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, उलेमा वर्ग और अमीर वर्ग, ये 2 चर्चाएँ बार-बार होंगी। उलेमा मतलब जो है ये मुस्लिम धर्माचारी, मुस्लिम धर्माचारी होते थे, अर्थात जो इस्लाम के स्कॉलर होते थे, उनको कहते थे उलेमा। जैसे आज मस्जिदों में मौलवी होते हैं, मदरसों में जो टीचर होते हैं, वो उलेमा जो धर्म के इस्लाम धर्म के जो जानकार होते थे, उनको कहते थे उलेमा। और ये क्या करते थे कि शरीयत के अनुसार अर्थात कुरान के अनुसार जो सुन्ना है, सुन्ना मतलब शरीयत, शरीयत के अनुसार जो जानकारी कुरान के अनुसार जो शासन होना चाहिए, उसके लिए सुल्तान को अपनी सलाह देते थे, मशवरा देते थे। अमीर वर्ग के लोग जो एलीट क्लास के लोग होते थे, ये क्या है? कुलीन वर्ग के जो लोग थे और शासन प्रशासन में इनका दबदबा होता था। ये दोनों ही क्या करते हैं? दोनों ही एक स्त्री के आगे झुकना, एक स्त्री के आगे दरबार में आके बैठना, उसे सलाम करना, ये अपनी तौहीन समझते थे और इसके खिलाफ जो है ये षड्यंत्र करने लगते हैं। ये इसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगते हैं। आज सोचिए ना, आज सोचिए कि इस्लामिक वर्ल्ड में या हम बात करते वर्तमान में भी महिलाओं को वो अधिकार प्राप्त नहीं है। ये बात हम कर रहे हैं 1236 की। कल्पना करिए, इमेज करिए। इतिहास क्या है? इतिहास को अगर लविंग बनाना है, इतिहास को अगर रोचक बनाना है, तो तुम्हें तत्कालीन उस समय में जाना पड़ेगा। कि उस समय देखिए ना कि जब महिलाओं को अधिकार की बात ही नहीं होती है, इस्लामिक वर्ल्ड में बिल्कुल नहीं हो रही है। उस समय जो एक महिला जो है वो शासिका बन रही है, उसके आगे उलेमा वर्ग के लोग और अमीर वर्ग के लोग कैसे बराबरी या कैसे उसे सम्मान दें, उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और इस षड्यंत्र के क्रम में जब रजिया देखती है कि मेरे खिलाफ ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं,
तो इसको यहाँ भी वो अपनी कूटनीतिक क्षमता का परिचय देती है और कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए इस वर्ग को संतुलित करने के लिए साथ ही साथ नियंत्रित करने के लिए क्या करती है, जो गैर तुर्क वर्ग के लोग हैं, ये तुर्की अमीरों एवं उलेमा वर्ग के लोगों को संतुलित करने संतुलित करने जो तुर्क अमीर वर्ग हैं या उलेमा वर्ग के लोग हैं, उन्हें संतुलित करने और नियंत्रित करने के लिए रजिया क्या करती है, एक नया कदम उठाती है। और वो कदम क्या है, गैर तुर्क जो गैर तुर्क लोग थे, गैर तुर्क लोगों को शासन प्रशासन में शासन प्रशासन में शामिल करना शुरू कर देती है, शामिल करना शुरू कर देती है। अब तो और भी ज्यादा जो दिक्कत थी, जो तुर्क उलेमा वर्ग के लोग थे, उनको और भी दिक्कत होने लगती है कि अब तो उनको ये भी खतरा था कि कहीं ना कहीं हमारे एक बराबर का एक वर्ग जो गैर तुर्क वर्ग है, वो यहाँ पर खड़ा हो जाएगा जिसको कोई अधिकार नहीं थे, और रजिया उसको अधिकार देने लग रही है, हमें संतुलित करने का प्रयास कर रही है, हमें नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। और ऐसा ही एक अबिशिनियाई हब्सी जिसका नाम था मलिक जमालुद्दीन याकूत, अबिशिनिया का रहने वाला, अबिसिनिया का निवासी मलिक जमालुद्दीन याकूत, मलिक जमालुद्दीन याकूत को रजिया अमीर आखूर के पद पर, ध्यान से सुनना, अमीर ए आखूर अमीर आखूर के पद पर नियुक्त करती है, पद पर नियुक्त करती है। अभी तक क्या है, सारे पद जो जो पद थे ज्यादातर वो तुर्क वर्ग के, जो अमीर वर्ग के लोग थे, उलेमा वर्ग के लोग थे, उनको दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पर गैर तुर्क वर्ग को दिया जा रहा है और अमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। अमीर आखूर होता था अश्वशाला का प्रधान। अमीर आखुर कौन होता था, अश्वशाला का प्रधान, जो घुड़साल होती थी, सेना होती थी, अश्वशाला जो होती थी उस समय के जो अरबी घोड़े थे या अश्वशाला होती थी, आज के उनको क्या मानिए, आज की जितनी भी जो रेंज रोवर हैं, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो वही तो थी। अरबी घोड़े ही उस समय के क्या है, यातायात के संचार के सबसे बड़े साधन हुआ करते थे। तो अश्वशाला का प्रधान ये एक महत्वपूर्ण पद माना जाता था अश्वशाला का, और इस पर मलिक जमालुद्दीन याकूत को रजिया नियुक्त करती है। अब इसके खिलाफ प्रतिक्रिया होने लगती है और प्रतिक्रिया होने लगती है और तरह तरह की बातें बनने लगती हैं। कुछ उस समय के जो अमीर वर्ग उलेमा वर्ग के लोग थे, यहां तक कहने लगते हैं कि रजिया के मलिक जमालुद्दीन याकूत से अंतरंग संबंध हैं, अर्थात वो उससे विशेष अनुराग रखती है, इसलिए उसे ये उच्च पद दे रही है, उसे बढ़ावा दे रही है, और तुर्कों के अगेंस्ट उसको बढ़ावा देने का वो कार्य कर रही है, क्योंकि उससे उसके अंतरिंग संबंध, मतलब बहुत सारी बातें उस समय बनने लगती हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। और इसी के खिलाफ जो है, अब तुर्क अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग, ये सारे वर्गों का जो है एक गठजोड़ बन जाता है, और ये सारे मिलकर के जो है रजिया के खिलाफ एक प्लान करते हैं, और इस प्लान की शुरुआत होती है भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से। कहां से, भटिंडा का गवर्नर भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया। भटिंडा का गवर्नर है अल्तुनिया, और अल्तुनिया ने, गवर्नर कहिए या इसको सूबेदार भी कह सकते हो, उस समय प्रांत को सूबा कहा जाता था और उस पर सूबेदार की नियुक्ति की जाती थी।
तो अल्तुनिया अल्तुनिया विद्रोह करता है। रजिया जो है पूरा अपना सैन्य दल लेकर के इस विद्रोह को दबाने के लिए भटिंडा चली जाती है। भटिंडा जाती है और भटिंडा जाकर के वहां पर ये भी अल्तुनिया भी एक योग्य सरदार था और ये क्या करता है, ये याकूत की हत्या कर देता है। ये याकूत की हत्या कर देता है और रजिया को बंदी बना लेता है। रजिया को बंदी बना लेता है। अब मलिक याकूत की हत्या हो चुकी है। मलिक जमालुद्दीन याकूत की हत्या हो चुकी है, रजिया को बंदी बना लिया गया है। अब देखिए रजिया यहां भी क्या है, यहां भी अपनी कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए कहानी में यूट यूटर्न ला देती है। ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट क्या आ रहा है, गई है अल्तुनिया को पराजित करने के लिए, लेकिन जब खुद बंदी बना लिया तो वहां क्या कहती है, युद्ध मैदान में ही क्या करती है, उसको शादी का ऑफर दे देती है। वो शादी का ऑफर दे देती है, कहती है तुम भी योग्य हो, मैं भी योग्य हूं, क्यों ना हम एक दूसरे से विवाह करके जो है सल्तनत को आगे बढ़ाएं। देखिए ना कहानी में एकदम ट्विस्ट आ गया है। कहां वो जा रही है अल्तुनिया को दबाने के लिए, उसे डिप्रेस करने के लिए जा रही है, और जब मलिक याकूत की हत्या हो जाती है और उसको बंदी बना लिया जाता है तो उसे शादी का ऑफर दे देती है और कामयाब भी होती है। अल्तुनिया से विवाह कर लेती है और विवाह करने के बाद में और वहां से दोनों अल्तुनिया और रजिया दोनों जो हैं वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं। वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं और दोनों खुशी-खुशी दिल्ली आ रहे होते हैं। लेकिन यहां भी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट क्या आता है? वो ट्विस्ट आ रहा है कि हरियाणा के कैथल में, हरियाणा के कैथल में जब ये दोनों आ रहे थे तो कुछ तुर्क सरदार जो हैं वो कैथल में, तुर्क सरदार जो पहले ही षड्यंत्र करके बैठे हुए थे, तुर्क सरदारों ने रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी। रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी। रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। ये भी एक बड़ा ट्विस्ट था। अल्तुनिया की हत्या हो जाती, रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। ये घटना है आपकी 1240 की, 1240 ईस्वी की। हरियाणा के कैथल में और तुर्क सरदारों ने रजिया की हत्या कर दी। क्वेश्चन आता है कि कहां पर हत्या, कहां पर हुई थी? इससे 2-3 पॉइंट बनते हैं, आप लोग याद रखोगे इसको। पहला पॉइंट बनता है कि रजिया की हत्या किसने की? तो तुर्क सरदारों ने मिलकर के इसकी, रजिया की और अल्तुनिया की हत्या होती है। कब की? तो 1240 में की। कहां की? तो हरियाणा के कैथल में। 3 पॉइंट याद रखोगे, इस पॉइंट से 3 पॉइंट छुपे हुए हैं। 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि रजिया और अल्तुनिया की हत्या कब होती है? 1240 में। कहां होती है? तो आपके कैथल में होती है। और किसने की? तो तुर्क सरदारों ने की। तो 3 पॉइंट हैं यहां पर। कौन-कौन से हैं? कहां, किसने और कहां, किसने और कब। ये ऐसे कर लीजिए, कब, कहां और किसने। कब की? तो 1240 में। कहां की? तो हरियाणा के कैथल में। किसने की? तो तुर्क सरदारों ने की। ये क्लियर हुआ कि नहीं? कोई प्रश्न यहां से नहीं जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना और आने वाले प्रश्नों को देख लेना। ये मेरा यकीन मानिए कि आपकी जो क्लास हो रही है वो अल्टीमेट क्लास रहेंगी। ये वो क्लास नहीं है कि यूट्यूब पर आपको टेलर दिखाया, पिक्चर की तरह एक टेलर दिखाया और फिर आ जाना हमारे ऐप पर, हमारा ऐप ज्वाइन कर लेना, हमारा ये कोर्स खरीद लेना। यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो क्लासेस आज जो वर्तमान में क्लासेस हो रही हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क हैं और ये केवल इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि यूट्यूब पर पढ़ाई नहीं हो रही है। ये आपको जो क्लास मिलेंगी वो एकदम परफेक्ट क्लास मिलेंगी। 1240 में कैथल में रजिया की हत्या हो जाती है और हत्या होने के बाद में एक नया सुल्तान आता है और उसका नाम है मुइजुद्दीन बहरमसा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है, और वो कोटेशन है तबकाते नासरी के लेखक मिनहाजुद्दीन सिराज की। तबकाते नासरी, याद रखना है, ये कुछ पूछा बुक भी पूछी जाती हैं।
तबकात-ए-नासिरी। तबकात-ए-नासिरी का लेखक है मिन्हाजुद्दीन सिराज। मिन्हाज उस सिराज। और जुजानी, जुजानी ये जुजान का रहने वाला था, इसलिए इसलिए जुजानी कहा जाता था। इस उस उसकी जगह कभी-कभी अल भी मिलता है, तो परेशान नहीं होना है उसके लिए। मिन्हाजुद्दीन सिराज तबकात-ए-नासिरी इसने बुक लिखी है, और इसमें कहता है कि रजिया के संदर्भ में इसने एक बहुत अच्छी कोटेशन कही है, आप लोगों को याद रखनी है कि रजिया के अंदर वो सभी गुण थे जो एक सफल सक्षम शासक में होते हैं, लेकिन एक अवगुण था, और वो अवगुण था उसका स्त्री होना। कहता है कि अगर रजिया स्त्री नहीं होती तो उसका नाम सफलतम शासकों में गिना जाता, और ये बात बिल्कुल सत्य थी उसकी। उसके अंदर सभी गुण थे, राजनीतिक गुण उसके पास थे, कूटनीतिक क्षमता उसके पास थी, ठीक है। हर तरीके से उसने अपने शासन को सक्षम तरीके से चलाने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात है कि 1236 में इल्तुतमिश जैसा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश जैसा दूरदर्शी व्यक्ति अपने पुत्रों के होने के बावजूद अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। इसका मतलब उसकी योग्यता और क्षमता पर उसको विश्वास था। ये क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि आज भी महिलाओं को, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं को, अपने अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और हम बात कर रहे हैं 1236 की। इमेजिन करिए कि आप कल्पना करिए कि कितना साहस का काम था उसका। लेकिन अंततः तुर्क और अमीर उलेमा वर्ग, इन सब ने मिलकर के रजिया को असफल बना दिया, और असफल बनाने के लिए केवल एक ही कारण था, और वो था उसका स्त्री होना। रजिया का उत्तराधिकारी बनता है आपका मुइजुद्दीन बहरमशाह, और 2 वर्ष का इसका शासनकाल है। मुइजुद्दीन बहरमशाह, मुइजुद्दीन बहरमशाह 1240 से 1242 ईस्वी तक ये दिल्ली का सुल्तान बनता है, रजिया का उत्तराधिकारी बनता है। और मुइजुद्दीन बहरमशाह के बारे में आपको केवल 2 पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। वो 2 पॉइंट हैं। पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके समय का है कि तैर बहादुर तैर बहादुर के नेतृत्व में प्रथम मंगोल आक्रमण पहला मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर होता है। पहला आक्रमण हो रहा है कहां? पहला मंगोल आक्रमण तैर बहादुर के नेतृत्व में, पहला मंगोल आक्रमण हो रहा है बहरम शाह के शासनकाल में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मंगोलों का पहली बार दिल्ली सल्तनत में आक्रमण हुआ था, शासक कौन था, या किस शासक के शासनकाल में मंगोलों का पहला आक्रमण हुआ था। तो पहला आक्रमण हुआ था आपका, और वो है तैर बहादुर के नेतृत्व में और बहरम शाह के शासनकाल में। और दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसी के शासनकाल में एक नए पद का सृजन होता है, और वो है नायब ममलिकत। वो पद है आपका नायब ए ममलिकात के पद का। नायब ए ममलिकात नायब ए ममलिकात के पद का सृजन होता है, और इस पद पर जो है पहली बार इख्तियारुद्दीन ऐतगीन इस पर पद इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को नियुक्त किया जाता है। इख्तियारुद्दीन ऐतगीन इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। तो याद रखना है इसको कि नायब ममलिकात के पद का सृजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था ये, और दूसरा जो है इस पर पहली बार किसको नियुक्त किया गया था। तो इख्तियारुद्दीन ऐतगीन पहला नायब ममलिकात के पद को आसीन होने वाला, नायब ममलिकात के पद को धारण करने वाला पहला व्यक्ति था आपका इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। 2 पॉइंट हैं, दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यहाँ एक और चीज है जो आपको समझनी है कि कभी-कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नायब ये ममलिकात का जो पद था,
इसका स्टेटस क्या था? तो ये सुल्तान के नीचे और बाकी मंत्रिमंडल के जितना भी जो मंत्रीगण होते थे, जो मंत्री होते थे, उनके बीच में ये सुल्तान के बाद दूसरा सबसे ताकतवर पद होता था, नायब ममलिकात। ठीक है? और कमजोर शासकों के जब सुल्तान कमजोर होते थे, तो ये नायब ममलिका जो है, ये सर्वे सर्वा बन जाता, जैसा कि हम नेक्स्ट क्लास में बलबन के बारे में बात करेंगे, जो नसरुद्दीन महमूद के समय में 1246 से 1266 तक नायब ममलिकात के पद पर रहता है, और वो एक तरह से दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में कार्य करता है, जबकि सुल्तान होता है नसरुद्दीन महमूद। ठीक है? 2 पॉइंट हैं इसके बारे में, तीसरा कोई पॉइंट नहीं बनता है। और इसको इसके सैनिकों ने ही 1242 में मार डाला। इसको इसके सैनिकों ने ही 1242 में इसके सैनिकों ने ही इसके सैनिकों ने ही इसे मार डाला। इसे मार डाला, इसकी हत्या कर दी। और 1242 ईस्वी में ही, या अगला जो सुल्तान बनता है 1242 में, उसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? अलाउद्दीन मसूद शाह। 1242 से 46 1242 से 1246 ईस्वी तक अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनता है। ये अक्षम, बिलासी और अलोकप्रिय होने के साथ-साथ ये अक्षम भी था, ये बिलासी भी था, ये अयोग्य शासक भी था। ठीक है? इसके शासनकाल का ऐसा कोई बिंदु नहीं बनता है, ना कोई अभी तक कोई प्रश्न कभी पूछा गया है, और आगे भी संभावना है कि न पूछा जाए। ठीक है? क्योंकि कुछ ऐसा इसके शासनकाल में होता ही नहीं है जिससे प्रश्न बने। हाँ, एक बात याद रख सकते हो, अगर कभी पूछ ले भूले-बिसरे, कि इसके शासनकाल में दूसरा मंगोल आक्रमण होता है। दूसरा मंगोल आक्रमण इसके शासनकाल में होता है। बाकी कोई पॉइंट इसके शासनकाल का ऐसा नहीं है जिससे कि प्रश्न बने, जिससे कि प्रश्न पूछा जाए। अभी तक कभी कोई प्रश्न इससे बना नहीं है और ना ही पूछा गया है। तो आप लोग इसको बस याद रखोगे एक क्रम में। कभी-कभी पूछ देता है कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों का क्रम बताइए, या दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का क्रम बताइए। तो उसमें आप याद रखोगे कि इल्तुतमिश, रजिया, उसके बाद में बहरम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह, और अंतिम शासक है जो इसका उत्तराधिकारी है, और वो है नसीरुद्दीन महमूद। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है, सॉरी, इल्तुतमिश के वंश का जो शासक है, इल्तुतमिश का जो अंतिम उत्तराधिकारी है, वो है नसीरुद्दीन महमूद शाह। तो नेक्स्ट आपका रूलर है नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद नसीरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर के और 1246 से लेकर के 1266 तक ये दिल्ली का सुल्तान रहता है, इल्तुतमिश का अंतिम उत्तराधिकारी। और इसको शासक बनाने में सबसे बड़ी भूमिका रहती है, और सबसे बड़ी भूमिका जो अदा करता है वो है आपका बलबन। ये बलबन की सहायता से दिल्ली का सुल्तान बनता है। ये बलबन की सहायता से दिल्ली का सुल्तान बनता है, अर्थात दिल्ली इसका होल्ड भी रहता है। ये 1246 में ही बलबन को जो क्या करता है, नायब ए ममलिकात बना देता है। नायब ए ममलिकात बना देता है। और ये बलबन जो है 1246 से लेके 1266 तक नायब ए ममलिकात के पद पर रहता है। यद्यपि बीच में एक व्यवधान आता है 1253 में, इसकी बलबन की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए एक षड्यंत्र होता है, और इसकी जगह पर बलबन के स्थान पर 1253 में एक व्यक्ति, रेहान, इमादुद्दीन रेहान को कुछ दिन के लिए नायब ममलिकात के पद पर नियुक्त किया जाता है। वापस बलबन की एक लॉबी थी, बलबन के साथ के जो लोग थे, वो इसने कार्य करने में इसको व्यवधान पैदा किया, और वापस जो है नसरुद्दीन महमूद बलबन को नायब ममलिकात के पद पर नियुक्त करता है।
इसके समय की एक और महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंट हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। नसीरुद्दीन महमूद बहुत ज़्यादा सक्षम शासक नहीं था, लेकिन ये शरीयत के अनुसार शासन करने वाला शासन था, शरीयत के नियमों को पूरी तरह से पालन करने वाला शासक था। नस तबक़ात-ए-नासरी का लेखक मिन्हाजुद्दीन सिराज इसके दरबार में था और नसीरुद्दीन महमूद के कहने पर ही इसने तबक़ात-ए-नासरी लिखी थी, जो नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है। उसमें नसीरुद्दीन अ, उसी में तबक़ात-ए-नासरी में मिन्हाजुद्दीन सिराज कहता है कि ये टोपी सिल करके, टोपी की स्टिचिंग करके, टोपी सिल करके अपने व्यक्तिगत खर्च को चलाता था। अर्थात शासन का 1 रुपया भी अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए ये खर्च नहीं करना चाहता था, अपने व्यक्तिगत उपयोग में नहीं लाना चाहता था। ठीक है? शरीयत के अनुसार शासन करना और शरीयत के नियमों का पालन करना, ठीक है? उनके अनुसार शासन का संचालन करना, इसी आधार पर मिन्हाजुद्दीन सिराज इसे दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान कहता है। इस पॉइंट को आप याद रखना, कौन कहने वाला व्यक्ति कौन है? कौन कह रहा है इसे? मिन्हाजुद्दीन सिराज। म मिन्हाज उस सिराज किसको? वो कह रहा है नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान आदर्श सुल्तान कहता है। पॉइंट याद रखना है कि मिन्हाजुद्दीन सिराज ने किसको दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान कहा है, या किसे दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान कहा जाता है, या किसने कहा है? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज ने कहा। किसको कहा है? तो नसीरुद्दीन महमूद को कहा है। ठीक है? इसको आप याद रखोगे कि इसको ये आदर्श सुल्तान कहता है, और क्योंकि ये इसके शासनकाल में बलबन जो है नायब ममलिकात के पद पर था, अपनी शासन सत्ता का ये उपयोग भी कर रहा था, और ना ये नाम मात्र का ही शासक था। सारी शासन सत्ता जो थी वो बलबन के हाथ में केंद्रित थी। 1266 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1266 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है। 1266 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु को लेकर के विद्वानों में मतैक की स्थिति नहीं है। विद्वानों में मतभेद की स्थिति है, और मतभेद की स्थिति का कारण है एक ऐतिहासिक विश्वसनीय स्रोत का न होना। इसकी मृत्यु हो रही है 1266 में, ठीक है? अब 1266 में इसकी मृत्यु हो रही है, और इब्न बतूता जो जिसने रहला लिखता है, इब्न बतूता और ख्वाजा मलिक इसामी जैसे जो शासक जो उस समय के इतिहासकार हैं, इब्न बतूता जिसने रहला लिखी है और ख्वाजा मलिक इसामी कहता है कि बलबन ने इसको विष दे करके मार दिया। नसरुद्दीन महमूद को बलबन ने विष दे करके बलबन ने विष दे करके इसकी हत्या कर दी, देकर इसकी हत्या करवा दी। और ये जो विवाद है ना कि विष दे करके हत्या हुई या स्वाभाविक इसकी मृत्यु हुई, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण जो कारण है, और वो कारण क्या है? वो महत्वपूर्ण कारण ये है कि तबक़ात-ए-नासरी मिन्हाज तबक़ात-ए-नासरी को लिखता है, और मिन्हाज तबक़ात-ए-नासरी को लिखता है 1266 तक, 1260 तक। कब तक? 1260 ईस्वी तक। और बरनी, जियाउद्दीन बरनी अपनी तारीख-ए-फ़िरोज़शाही तारीख-ए-फ़िरोज़शाही को लिखना शुरू करता है 1266 से। 1266 से लिखना शुरू करता है। अर्थात जो 1260 से 1266, इसको ध्यान से समझिए कि
60 में इसने लिखना बंद कर दिया। मिन्हाज ने अपनी तबकात नासिरी 1260 तक का विवरण लिया है और बलबन लिखना शुरू कर रहा है 1266 से। सॉरी, बर्नी लिखना शुरू कर रहा है, बर्नी लिखना शुरू कर रहा है 1266 से। अर्थात ये जो 6 वर्ष का गैप है, 1260 और 1266 के बीच का जो इतिहास है, इसके लिए हमारे पास कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं है। इसी कारण इसकी मृत्यु को लेकर के और इस समय के इतिहास को लेकर के स्पष्टता के साथ, क्लियरिटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसकी मृत्यु स्वाभाविक हुई थी नसीरुद्दीन महमूद की, या बलबन ने मार दिया उसे, जो है हत्या करवा दी उसकी। ये कन्फ्यूजन बना हुआ है और उसके पीछे कारण है ये 6 वर्ष का जो गैप है, कि इसके लिए हमारे पास में कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं है। 1266 से लेकर के और 1260 के बीच का जो गैप है, इसके लिए हमारे पास कोई स्रोत नहीं है। बहरहाल इसकी मृत्यु हो जाती है और 1260 में, सॉरी, 1266 में बलबन बलबन इसका पूरा नाम है गियासुद्दीन बलबन। गियासउद्दीन बलबन, जिसका मूल नाम बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनता है, जिसे दिल्ली का लौह पुरुष और दिल्ली को स्थायित्व प्रदान करने वाले सुल्तानों में जाना जाता है। राजत्व के देवी सिद्धांत को देने वाला, मंगोल नीति को अपनाने वाला और जिल्ले इलाही और नियामत खुदाई जैसी उपाधि धारण करने वाला, नौरोज के त्योहार की शुरुआत करने वाला, सजदा सिजदा, पैबोस और कर्निश जैसी ईरानी पद्धतियों को लागू करने वाला, ईरानी पद्धति पर दरबार को सजाने वाला, अपने को ईरान के अफरासियाब का से वंशज से जोड़ना, तुर्काने चहलगानी का एक खुद सदस्य था, खुद भी एक दास था पहले, और तुर्काने चहलगानी को समाप्त करने वाला, ये सारे काम करने वाला दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बलबन, जिसे नेक्स्ट क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। इस क्लास को आप लोग रिवाइज करिए और शनिवार को, शनिवार 28 फरवरी शाम को 6 बजे आप लोगों का एक टेस्ट होगा, जिसमें संपूर्ण गुलाम वर्ष को कवर करने का प्रयास किया जाएगा और मान के चलना कि इससे कोई क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएगा। ठीक है? तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा-सा अल्प विराम। आप इसको पढ़ते रहिए, खुश रहिए और नेक्स्ट क्लास के लिए पूरी शिद्दत के साथ तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।